अपराध मुक्त राज्य बनाने को लेकर राज सीएम धामी ने कसी कमर मैराथन बैठक करके पुलिस अधिकारियों को दी कड़ी नसीहत। कहा, विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ करें कठोर कार्रवाई। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी का है बयान। कहा, चारधाम यात्रा बहुत महत्वपूर्ण। पुण्यगिरी में नहाने के दौरान गंगा में डूबने से बचे 3 युवक, पुलिस और राफ्टिंग गाइड बने देहरादून। ईरान कलियर प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच चुनावी रंजिश, खूनी विवाद मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। 24 घंटे के अंदर 2 आरोपी को गिरफ्तार। और उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम में देखने को मिलेगा बदलाव। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। कहा, अगले 3 दिन पहाड़ से लेकर मैदान तक बदलेगा मौसम। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड राज्य को अपराध मुक्त बनाने के लिए अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, धामी राज्य में विदेशी घुसपैठियों की अब खैर नहीं है। पुलिस मुख्यालय में सीएम धामी ने देर रात 3 घंटे से अधिक तक की मैराथन बैठक की और ऐसे में धामी के पुलिस अधिकारियों को कड़ी नसीहत है। विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। घुसपैठियों के फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई करें। ड्रग्स माफिया के खिलाफ सख्ती से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे में राज्यवासियों का भरोसा बनाए रखना हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। आम जनमानस के साथ मित्रवत व्यवहार बनाए पुलिस। अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव लाए पुलिस। अपराधियों में भय रहे। देश और दुनिया भर में उत्तराखंड की पहचान शांतिपूर्ण राज्य की पुलिस प्रशासन सतर्क रहे और ऐसे में अपराधियों के लिए उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है। एसएसपी और एसपी को थाने में जनसुनवाई के निर्देश दिए गए हैं और इसी के साथ साथ आम आदमी को शीघ्र न्याय मिले। नैनीताल एसएसपी से कैचीधाम की पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था की जानकारी ले। कैचीधाम में अगले 10 दिन के भीतर हेलीपैड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी स्वयं 10 दिन बाद पहुंचेंगे हेलीपैड। पार्किंग और पर्यटन विकास कार्यों के प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था और शटल सेवा शुरू करें। जमीनों के प्रकरण सहित अन्य अवैध कार्रवाई में लिप्त पाए जाने पर पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ करे कार्रवाई। किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए कोई स्थान नहीं। प्रदेश में सीसीटीवी की आवश्यकताओं के आकलन की जल्द करे रिपोर्ट पेश। यात्रा सीजन के दौरान ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त रहे। चारधाम मार्गों सहित सभी महत्वपूर्ण मार्गों में ट्रैफिक की व्यवस्था की भी जानकारी ले। रूटों को लेकर डिस्प्ले बोर्ड और एसएमएस की भी करे व्यवस्था। पुलिस का 2 दिवसीय पुलिस की एक प्रदेश स्तरीय संगोष्ठी थी और उसमें विभिन्न मुद्दों पर जो भी राज्य के अंदर चुनौतियां हैं, आने वाले समय में चारधाम यात्रा है, टूरिस्ट सीजन है, वनाग्नि है, साइबर कंट्रोल है, ट्रैफिक व्यवस्था है और अपराधों पर अंकुश लगाने की बात है, वेरिफिकेशन है, सभी जो भी हमारे एक समय से राज्य के लिए आवश्यक मुद्दे हैं, उन सभी पर पुलिस की 2 दिवसीय यहाँ पर संगोष्ठी चली है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव पुलिस ने लिया है। हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और आने वाले समय में जो भी चुनौतियां हैं उन पर बहुत अच्छे तरीके से काम होगा। अच्छा है, हमारे यहाँ पर आने वाले समय में कुंभ भी प्रस्तावित है, नंदा राज्यात भी है, कांवड़ यात्रा है, बड़े हमारे धार्मिक स्थान, देव स्थान, चारधाम यात्रा है, शीतकालीन यात्रा हमने प्रारंभ की है और समय समय पर होने वाली जो आपदाएं हैं उन आपदाओं पर भी हमारी पुलिस, एसडीआरएफ और अनेक मौकों पर बहुत इनिशिएटिव लेकर काम हमेशा करती रही है और इस संगोष्ठी से और अच्छा उनका सबका समन्वय हुआ है, सबके विचार आए हैं, आपस में चीज़ों की गहन समीक्षा हुई है जो आगे के लिए एक अच्छा लाइनअप होगा। अच्छा जो है आगे किस तरह से काम करना है वो बहुत अच्छा मार्गदर्शन यहाँ से बड़े हमारे जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने भी सभी के साथ वार्ता करके उसको आगे बढ़ाया है। और वही चारधाम यात्रा को लेकर मुख्य सेवक का बयान सामने आया है। आपको बताते चले कि जहां पर यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। चारधाम की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे देश भर के श्रद्धालु इस यात्रा के माध्यम से करते हैं भगवान के दर्शन। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की नहीं होगी परेशानी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा का रखा जा रहा है विशेष ध्यान। स्टेक होल्डर्स से लगातार किया जा रहा संवाद। श्रद्धालुओं की यात्रा सुखद और सुरक्षित हो, ये हमारा संकल्प सभी विभागों का इस यात्रा में होता है मुख्य रोल। और ऐसे में बीते वर्षों की भांति इस वर्ष की चारधाम यात्रा श्रद्धालुओं के लिए होती है बेहतर साबित।
चारधाम की तैयारियां लगातार हमारी चल रही हैं और चारधाम यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, क्योंकि पूरे देश भर के लोग इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। उनकी सुरक्षा, उनकी यात्रा आसान हो, सरल हो, किसी प्रकार की उनको परेशानी न हो। सभी विभाग, हमारे पुलिस विभाग का उसमें मुख्य रोल होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अन्य विभाग भी जो यात्रा को संचालित करते हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे होटल वाले लोग हैं, व्यापारीगण हैं, प्रतिनिधि हैं, सभी मिलकर, और आप सब लोग भी, हमारे मीडिया के जो मित्र हैं, हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनकी भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मेरी सबसे अपेक्षा है कि चारधाम यात्रा गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अच्छी होगी। हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से, हमारे चारों धामों की कृपा से अच्छा काम हमारा चलेगा आगे। और वही तपोवन में नीम बीच पर नहाने के दौरान देहरादून के 3 पर्यटक गंगा में डूबने लगे, जिनको 2 राफ्टिंग गाइडों की सहायता से जल पुलिस ने सकुशल बचाने का काम किया है। जान बचाए जाने पर तीनों पर्यटकों ने पुलिस और राफ्टिंग गाइडों का आभार व्यक्त किया है। मुनिकेरेती थाना पुलिस के मुताबिक गुरुवार की सुबह देहरादून से 3 पर्यटक नीम बीच पर घूमने के लिए पहुंचे। गर्मी होने की वजह से तीनों पर्यटक गंगा में नहाने के लिए उतर गए। गंगा की गहराई का अंदाजा नहीं होने की वजह से वो बहने लगे। नजारा देखकर कुछ दूर घाट पर ड्यूटी कर रहे जल पुलिस के मनोज मलिक, संतोष कुमार और सुनील चौहान ने गंगा में छलांग लगा दी। 2 राफ्टिंग गाइड भी पर्यटकों की जान बचाने के लिए गंगा में कूद गए। ऐसे में किसी भी तरह की जल पुलिस और राफ्टिंग गाइडों ने मिलकर तीनों पर्यटकों को गंगा में डूबने और बहने से बचा लिया। जान बचाए जाने पर पर्यटकों ने पुलिस और राफ्टिंग गाइडों का आभार व्यक्त किया। स्थानीय लोगों ने भी राफ्टिंग गाइडों की जमकर प्रशंसा की। और अगली खबर की रुख करेंगे, जहां पर नीरज क्लिनिक का जो है मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे और ऐसे में ऋषिकेश की बहुचर्चित नीरज क्लिनिक है और लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड दिल्ली ड्रग विभाग और आयुष विभाग की विजिलेंस टीम संयुक्त रूप से कुछ दिन पहले क्लिनिक पर छापेमारी की थी और छापे के दौरान मिली थी कई प्रकार की अनियमितताएं और ऐसे में विजिलेंस टीम ने अपने कब्जे से दवाइयों के सैंपल लिए थे। महाराष्ट्र के मरीज की शिकायत पर विजिलेंस टीम ने क्लिनिक पर छापा मारा था। छापे के बाद ड्रग्स विभाग ने की थी लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति। नीरज क्लिनिक से जांच के लिए ली गई थी दवाइयां के सैंपल और सरकारी लैब पहुंचे, जहां लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति पर विभाग ने अग्रिम कार्रवाई शुरू कर जांच कर दी और ऐसे में ड्रग्स मुख्यालय से जांच को लेकर नीरज क्लिनिक के संचालक को नोटिस जारी किया गया है। और आपको बता दें कि जांच के दौरान कई गंभीर सवालों का भी जवाब देना होगा और ऐसे में नीरज क्लिनिक पर आयुष विभाग ने भी अपनी जांच को आगे बढ़ाया है। बताते चले कि आयुर्वेदिक इलाज में दवाइयों के अंदर एस्टेरॉयड सॉल्ट का क्यों उपयोग किया जा रहा है और इसका जवाब देना होगा। डॉक्टरों के अनुसार एस्टेरॉयड सॉल्ट से होते हैं कई तरह के साइड इफेक्ट्स। कई प्रकार की जांचों से गुजरना होगा नीरज क्लिनिक को। मिर्गी के दौरे का सफल इलाज करने का दावा करता है नीरज क्लिनिक। मिर्गी रोग विशेषज्ञ अपने नाम पर नहीं बल्कि कर्मचारियों के नाम पर चला रहा है क्लिनिक का लाइसेंस और सभी कागजात कर्मचारियों डॉक्टरों के नाम है। मिर्गी रोग विशेषज्ञ कर्मचारियों डॉक्टरों के कंधे पर बंदूक चलाकर बैटिंग कर रहा और ऐसे में मिर्गी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुप्ता पर भी अभी भी कई प्रकरण न्यायालय में लंबित है। ईमानदारी से जांच हुई तो होगा दूध का दूध और पानी का पानी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए अब नीरज क्लिनिक पर छापेमारी की गई और ऐसे में देखिए कई तरह के खुलासे हुए हैं जिसमें अपने क्लिनिक का नाम खुद का न रख के कर्मचारियों के नाम से रखा गया है। सपना, सबसे बड़ी बात है बहुत चर्चित यहाँ पर मिर्गी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. गुप्ता पिछले काफी समय से वो दावा कर रहे थे मिर्गी रोग को खत्म करने का और पीछे काफी टाइम पहले बड़ी शिकायतें हुई, उसके बाद बड़े यहाँ पर क्लिनिक भी बंद हो गया था। काफी समय तक ये जेल में भी रहे, लेकिन कुछ समय बाद फिर धीरे धीरे इनका क्लिनिक फिर शुरू हो गया और अभी हम पिछले दिनों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर फिर ड्रग्स की टीम ने और साथ ही आयुर्वेदिक की टीम ने, विजिलेंस टीम ने यहाँ पर छापेमारी थी और कई अनियमितता पाई गई थी। दवाइयों को लेकर जो खुले पैकिंग थे, कोई में मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, कई चीजें थी, कई लाइसेंस देखे गए, कई कागजों में। और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर गुप्ता अपने नाम पर कुछ नहीं चला रहा। जो वहां पर कर्मचारी और जो डॉक्टर्स रखे हुए
उनके नाम पे ये सारी चीजें रखी गई हैं। और वही तो अब देखना जा रहा है कि जब वो अनियमितता पाई गई हैं तो उसको लेकर जो दवाइयां थी वो अब सरकारी लैब में चली गई हैं, और साथ ही अब जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। स्ट्राइड की यहाँ पर मिला था, क्योंकि महाराष्ट्र का एक मरीज था, उसने वहां पर भारत सरकार में शिकायत करी थी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन ने छापा मारा था। अब स्ट्राइड क्यों इस्तेमाल हो रहा है आयुर्वेदिक में, क्योंकि स्ट्राइड से बड़े साइड इफेक्ट होते हैं, ये डॉक्टरों का कहना है। तो ये कई चीजें निकल के आ रही हैं, जांच आगे बढ़ रही है, आयुर्वेदिक जांच करेगा, सैंपलों की जांच हो रहे हैं, लाइसेंस की संस्तुति कर दिया रद्द करने की। तो इन सब चीजों का जवाब अब यहाँ पर देना होगा, नोटिस जारी होगा और सारी चीजें बतानी होगी। अनियमितता है ये कैसे हो रही है, क्या हो रहे हैं, इन सबका, और कहीं जांचें और आगे भी बढ़ सकती हैं, कहीं और मामले धीरे धीरे अगर ये जांचें रही ठीक रही तो सब चीज निकल के आएगा, और जांचें कहीं चीज आगे बढ़ सकती है। क्या कुछ है जो दावा किया जाता है कि मृगी रोगी को बिल्कुल ठीक कर देंगे और स्टेरॉइड मिलाया जा रहा है, कई चीजें ऐसी हैं। अब यही देखना होगा जब जांचें निकल के आएंगी तो क्या क्या चीजें आती हैं। और कुल मिला के कहें नीरज के लिए जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या कुछ और बड़े खुलासे निकलकर सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस खास जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे खबर देहरादून से, जहां पर एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलने वाला है। जी हां, आपको बता दें अगले 3 दिन तक पहाड़ों से लेकर मैदान तक मौसम बदलेगा। मौसम विभाग ने बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 18-19 अप्रैल को प्रदेश के कई बड़े हिस्सों में तेज बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। 20 अप्रैल को भी प्रदेश भर में मौसम में बदलाव रहेगा और ऐसे में जिले के कुछ इलाकों में तेज गर्जना के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में तेज हवा चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के चलने से तापमान में दर्ज होगी गिरावट। मैदानी इलाकों में गर्मी से मिलेगी राहत और ऐसे में पहाड़ों पर भी ठंड का एहसास होगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी दी है। आंधी तूफान के समय रहे सावधान, नदी और नालों से दूर रहने की अपील भी की और इसी के साथ मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार यात्रा करें। 18 तारीख को देखेंगे तो शाम रात से उसकी एक्टिविटी मिलनी शुरू होगी, खासकर गढ़वाल रीजन में, और छुटपुट एक्टिविटी जो कुमाऊं रीजन के हिल्स में भी वो मिलेंगी। तो आप ये कह सकते हैं 18 की रात को जो है कुछ जगहों में हल्की मध्यम तक की जो बारिश है या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो गढ़वाल रीजन में रहेगी, और आइसोलेटेड एक्टिविटी कुमाऊं के जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है या और भी हिल्स के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें वो मिलेंगे। जब आप 19 तारीख को जाएंगे तो 19 तारीख को जो एक्टिविटी है वो पूरे प्रदेश में ही रहेगी। तो हल्की से मध्यम बारिश और जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है पूरे प्रदेश में जो 19 तारीख को देखने को मिलेगी। तो 19 तारीख को पीक रहेगा एक्टिविटीज का। फिर जब आप 20 तारीख को जाएंगे तो एक्टिविटी थोड़ी कम होगी। मैं कहूंगा कि अनेक जगहों तक में फिर वो जो है मिलने वाली है और हल्की से बहुत हल्की या एका दुक्का जगहों में मध्यम दर्जे तक की जो है बारिश है या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो फिर रहने वाली है। 21 तारीख से करीब मौसम फिर आगे साफ हो जाएगा। तो 19 तारीख को जो है जो एक्टिविटी है वो ज्यादा रहेगी रेन थंडरस्टॉर्म की। और वार्निंग की बात करें तो 18 को तो जो है ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि गढ़वाल रीजन में जो थंडरस्टॉर्म है उसके साथ लाइटनिंग है या फिर गस्टी विंड्स है, थोड़ा बहुत हिल्स में वो देखने को मिल सकती है। लेकिन जब आप 19 को जाएंगे तो 19 तारीख को हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है और उसमें आप देखेंगे कि जो ओलावृष्टि है, थंडरस्टॉर्म है या लाइटनिंग की कहीं पर इवेंट है तो वो चीजें एक इक्का दुक्का जगहों में वो देखने को मिलेगी। तो अगर मैं 19 को बात करूं तो इंटेंस शावर है, खासकर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून डिस्ट्रिक्ट के जो हिल एरियाज है तो उसमें इंटेंस शावर भी कहीं कहीं पर देखने को मिलेंगे। तो ज्यादातर जगहों में तो लाइट से मॉडरेट आगे बढ़े और खासकर जो गाड़ गदेरे हैं, नाले हैं उसके आसपास है खड़े न हो इस दौरान, क्योंकि अगर कोई स्ट्रॉन्ग थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कुछ दूरी पे चल रही है तो एकदम हो सकता है कि जो है जल स्तर उसमें गाड़ गदेरों में या नाले में वो बढ़ जाए और उसकी चपेट में कोई आ सकता है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। तो 19 तारीख को जो है जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है उसमें इंटेंस शावर है, कहीं कहीं इक्का दुक्का जगहों में आपको ओलावृष्टि है वो भी देखने को मिलेगी। तो इस तरह की जो चीजें उससे बचाव के लिए यही है कि उस दौरान आप जो सेफ जगह पर रहें।
पिरानकलिया क्षेत्र के कोटा मुरादनगर गांव में प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच चुनावी रंजिश में हुए खूनी विवाद में पुलिस ने 2 आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया है कि कोटा मुरादनगर गांव में 2022 में शाहजहां ने फर्जी दस्तावेज बनाकर चुनाव लड़ रहा था। ऐसे में हरिद्वार जिलाधिकारी ने शिकायत पर जांच करने के बाद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रधान शाहजहां को पद से हटा दिया था, जिसके बाद हुए उपचुनाव में मुजम्मिल विजय हो गए थे, जिसके बाद से दोनों पक्षों में विवाद चल रहा है। देर शाम को चुनावी रंजिश के कारण गांव में विवाद हो गया, जिसके मुजम्मिल प्रधान की तहरीर पर 27 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। मुखबिर की सूचना पर मोमिन और उस्मान निवासी कोटा मुरादनगर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। और वही कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस वार्ता की है। आपको बता दें, उत्तराखंड में कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में मिलेट्स पॉलिसी को लागू किया है। किसान की आय दोगुनी और खेती को मिलेगा बढ़ावा। कृषि मंत्री ने कहा, मिलेट्स पॉलिसी 2 चरणों में प्रदेश में उतरेगी सरकार। पहला चरण 24 विकासखंड में 30,000 हेक्टेयर का होगा क्षेत्रफल। दूसरा चरण 44 विकासखंडों में 40,000 हेक्टेयर का होगा क्षेत्रफल। वहीं 11 जनपदों की भूमि होगी शामिल। इस पॉलिसी में मांडवा, झंगोरा, रामदाना, कोनी फसलों को किया जाएगा सम्मिलित। सरकार ने 134.89 करोड़ की तैयार की है कार्य योजना। कवि नीति को भी 6 वर्षों तक चलाया जाएगा। 894 करोड़ की योजना का किया जाएगा संचालन। ड्रैगन फ्रूट खेती योजना 7 जनपदों में लागू होगी। 15 करोड़ रुपए की धनराशि की प्रस्तावित की गई है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों को 5 लाख रुपए का दे रही है टॉप अप, और ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने और पलायन रोकने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने राज्य में सेब की तुड़ाई के साथ साथ प्रबंधन योजना के लिए भी लक्ष्य का निर्धारित किया और 7 वर्षों में 129.97 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 22 का स्टोरेज और 180 सोर्सिंग ग्रेडिंग इकाइयों का किया जाएगा निर्माण। योजना प्रदेश के 11 जिलों के 76 विकासखंड में होगी संचालित। योजना के तहत सेब की बागवानी को बढ़ाया जाएगा। मिलेट मिशन, ड्रैगन फ्रूट, कीवी, मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना व राज्य में सेब की तुड़ाई के बाद उपरांत प्रबंधन योजना पर हम पॉलिसी लेकर आए हैं और शीघ्र ये धरातल पर आएगी और भविष्य में हम सघन फसलों के लिए महक क्रांति, हमारे यहाँ शहद बहुत अच्छा होता है, मौन नीति पर हम काम करेंगे। फूड प्रोसेसिंग व घेर बाढ़ के लिए भी हम पॉलिसी लाने वाले हैं और अभी हम अब यात्रा मार्गों पर अपने जूस पार्लर हमारा विभाग लगाने जा रहा है, जिसमें सेब, कीवी, माल्टा, लीची, गुरास, आड़ू व अमरूद का जूस वहां पर उपलब्ध होगा। मैंने आपको उदाहरण दिया, देखिए है 5 साल में करीब, हालांकि 3.5 जनवरी फल दे रहा है, क्योंकि हम इस योजना को अभी लाए हैं और पिछले वर्षों की तुलना में जहां हमने 93,000 पौध लगाई थी, इस बार 2 लाख से अधिक पौध हमने लगाई है और निश्चित ही जब रोपण ज्यादा होगा तो उत्पादन भी ज्यादा होगा। हाँ। और मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़पाल विश्वविद्यालय में आयोजित छात्र संघ शुभारंभ समारोह में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी उपस्थित थे। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं श्रीनगर का, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे हैं। देखने को मिलता है 1973 में स्थापित ये विश्वविद्यालय पूरे गढ़वाल क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। आज जहां एक और ये केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में देश में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, वहीं इसका छात्र संघ ऐसे अनेक जुझारू और संघर्षशील छात्र नेताओं को तैयार कर रहा है
जो भविष्य में देश और प्रदेश की दिशा और दशा तय करेंगे। आने वाले समय में तमाम प्रकार के निर्णय लेने वाले इस विश्वविद्यालय से निकलेंगे। मैं छात्र संघ के सभी पदाधिकारियों से आज के अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि आपके विजन में केवल उत्तराखंड की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की आकांक्षाएं समाहित होनी चाहिए। एक बड़ी सोच होनी चाहिए, दूरदृष्टि होनी चाहिए, भविष्य का एक विजन आपके सामने होना चाहिए। क्योंकि हम अगर कोई विजन बनाते हैं, जैसा हमारा मन होता है उसी प्रकार से हमारे सभी क्रियाकलाप हो जाते हैं। वो लक्ष्य हमारे सामने आने लगता है, हम लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। युवा साथियों, आप सभी के बीच आकर मुझे भी अपने छात्र जीवन की कई बातें आज याद आ रही है। बहुत सारा स्मरण हो रहा है जब हम सब भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते, मैं और डॉक्टर धन सिंह जी, बल्कि कल में हम उच्च शिक्षा की बैठक कर रहे थे, तो उस समय की भी मैं आज से करीब 25-30 साल पुरानी बातें याद कर रहा था कि समय कितनी तेजी से बदल जाता है। जब मैं भी छात्र राजनीति। और अगली खबर देहरादून से है, जहां ऋषिकेश में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी लगातार आवासीय मानचित्र पास कराकर व्यवसायिक निर्माण हो रहे हैं। बनखंडी रामलीला मैदान के पास बड़े भूखंड पर आवासीय मानचित्र पास कराकर चल रहा व्यवसायिक निर्माण। आवासीय मानचित्र पास कराकर व्यवसायिक निर्माण करना एमडीडीए के नियमों के विरुद्ध है। बड़े रसूख वाले धड़ल्ले से उड़ा रहे हैं एमडीडीए के नियमों की धज्जियां। आवासीय मानचित्र और व्यावसायिक मानचित्र के शुल्क में होता है भारी अंतर। एमडीडीए के राजस्व को लगा रहे लाखों रुपए का चूना और ऐसे में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई को लेकर वीसी वंशीधर और सचिवा बर्निया के सहायक अभियंताओं के कड़े निर्देश। और ऐसे में एमडीडीए के नियमों का पालन कराएं। सहायक अभियंता आवास विभाग के अंतर्गत आता है एमडीडीए। आवास विभाग अब मुख्य सेवक के पास, और ऐसे में एमडीडीए अपने नियमों के साथ बचाने के लिए करेगा ऐसे अवैध निर्माणों पर कड़ी कार्रवाई। ये अपने आप में बड़ा सवाल। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी लगातार इस तरह के व्यावसायिक निर्माण किए जा रहे हैं, तो क्या इन्हें कोई पहले से नोटिस दिया गया है या फिर जुर्माना किसी भी प्रकार का लगाया गया हो? आप बिल्कुल कहें, हाई माननीय उच्च न्यायालय तक दिखाई दे रहा है। एमडीडीए के जो नियम है, जो उनके द्वारा बनाए जाते हैं, उसको दरकिनार किया जा रहा है। तो कुल मिला के अगर आपको व्यवसायिक घर बनाना है तो आप घर का मानचित्र पास कराइए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, घर बनाने नक्शा पास कराया जा रहा है आवासीय, और उससे व्यवसायिक निर्माण किया जा रहा है। अगर आपको आवासीय नक्शा भी घर बनाना है तो उसमें आप एक छोटी सी दुकान बना सकते हैं आवासीय नक्शे। लेकिन आप बड़ा हॉल बना रहे हैं, कई दुकानें बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसके ऊपर घर बना रहे हैं, तो वो व्यवसायिक मानचित्र में आएगा। ये एक प्राधिकरण का जो नियम है, बायलॉज है, उसके अनुसार है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, शुल्क बचाने के लिए चैटिंग अधिकारियों कर्मचारियों से यहाँ पर आवासीय नक्शा पर आकर व्यवसायिक निर्माण किया जा रहा है, जो नियमों के विरोध है, जिसके लगातार हाईकोर्ट कहें, लगातार बंशीधर तिवारी जो है, वीसी हैं, जो सचिव है बोन सिंह, लगातार अभियंताओं को कड़ी कार्रवाई के निर्देश देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब क्या कारण है, जो आवासीय में व्यवसायिक निर्माण हो रहे हैं और लगातार बनते जा रहे हैं। अब ये हमारे मुख्यमंत्री के पास है, जो लगातार दिखाई देते हैं कि बिल्कुल नियमों का पालन करते हैं। अब क्या ये सब चीज साख बचाने के लिए ऐसी चीजों पर कार्रवाई करेगा, ये आप इतनी बड़ी कार्रवाई है ऐसे। बिल्कुल, क्या ये निर्माण व्यवसायिक निर्माण के लिए क्या एमडीडीए से कोई अलग से व्यवसायिक अनुमति ली गई है या फिर किसी तरह की कोई भी अनुमति? मैंने कहा ना, ये आवासीय नक्शा पास है, यहाँ व्यवसायिक निर्माण हो रहा है तो उसमें छोटा सा ऑफिस, एक छोटी दुकान बन सकता है, कोई बड़ा हॉल नहीं बना सकते, कहीं दुकान नहीं बना सकते। अगर आपने ये चीज बनानी है तो आपको व्यवसाय करना पड़ेगा। उसको क्या हो रहा है, घर बना लिए, बहुत बड़ा कमर्शियल चीज बना दी और आवासीय नक्शों में ये चीजें चल रही हैं, जो नियम के विरुद्ध है, जिसके लगातार फटकार भी रहती रहती है। और वो यहाँ जो भूखंडी है
ये प्रक्रिया चल रही है। अब यही देखना है किसके तालमेल से, किससे ये प्रक्रिया चल रही है जो अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अब फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।